नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना बिहार में आपका स्वागत है। हम अभी कक्षा 12 की हिंदी के पाठ्य पुस्तक दिगंत के अध्याय 3, जिसका शीर्षक संपूर्ण क्रांति है, उसका अध्ययन कर रहे हैं। यह ऐतिहासिक भाषण जो कि जयप्रकाश नारायण के द्वारा ऐतिहासिक पटना के गांधी मैदान में दिया गया था, उसका संक्षिप्त अंश है। हमने पिछली कक्षाओं में देखा कि पहले हम रचनाकार के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करते हैं, जयप्रकाश नारायण के बारे में। उसके पश्चात यह भाषण शुरू होता है। भाषण में हम देखते हैं कि जयप्रकाश नारायण जी यह बताते हैं कि यह आंदोलन क्यों आवश्यक है, इस आंदोलन का उद्देश्य क्या है। वह वहाँ उपस्थित छात्रों से, संघर्ष समितियों से और जनता से यह आह्वान करते हैं कि आप ताली न बजाइए, आप मेरी बात सुनिए। और उस क्रम में वह बताते हैं कि यह आंदोलन क्यों आवश्यक है, आंदोलन की महत्ता क्या है। इसी क्रम में वह इस बात का भी जिक्र करते हैं कि जब वह अमेरिका पढ़ने गए या अमेरिका से पढ़कर लौटे तो यहाँ के लोग क्या कहते थे, अर्थात जयप्रकाश नारायण की आलोचना करते थे इस बारे में कि वह अमेरिका के एजेंट हो गए हैं। किंतु भाषण के दौरान ही आपने देखा कि वह बताते हैं कि किस प्रकार से उनका जीवन अमेरिका में छात्र जीवन चला, कितने प्रकार के कामों को उन्होंने वहाँ किया। यानी ऐसा कोई भी काम नहीं है जो उन्होंने नहीं किया वहाँ पे। उसके पश्चात भाषण के शुरुआत में ही वह भाव विभोर भी हो जाते हैं अपने मित्र रामधारी सिंह दिनकर और बेनीपुरी जी को याद करके। वह कल्पना करते हैं कि यदि ये दोनों यहाँ होते तो कैसी कैसी रचनाएं करते और कैसी चर्चाएं यहाँ छिड़ती, और इस जो आंदोलन इन्होंने शुरू किया है उसका क्या खाका बुनते दिनकर जी या बेनीपुरी जी, इसके बारे में यह चर्चा करते हैं। उसके पश्चात फिर यह बात करते हैं कि कैसे मद्रास में ही इनसे मिलने आते हैं दिनकर जी और उसी समय उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, स्मृतियाँ जगती हैं उनकी, और भाषण में हम ये देखते रहते हैं। इसके पश्चात हम देखते हैं कि वह यह बताने की कोशिश करते हैं कि उनकी नैतिक लड़ाई जो वर्तमान प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी से शुरू हुई है वह क्यों है, और इस प्रकार के आंदोलन करने में कितने प्रकार का अड़चन उनके आड़े आ रहा है। जैसा कि इन्होंने जिक्र किया है अपने भाषण में ही कि पुलिस वाले ने ये कहा है कि उन्हें गोलियां भी चलानी पड़ सकती हैं, तो ये क्रुद्ध हो जाते हैं। भाषण के दौरान आपने देखा कि यह काफ़ी क्रोधित हो जाते हैं। तो ये पूरा भाषण कोई ऐसा नहीं है कि लिखित भाषण है, यह उनके मन का उद्गार है जो प्रकट हो रहा है। ये हम भाषण पढ़ने के दौरान समझते भी हैं। तो इस हिस्से तक हम पढ़ चुके थे। आइए हम आगे देखते हैं कि इसमें क्या उन्होंने और कहा है। आगे जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं, अभी हाल ही में मैं वेल्लोर में था तो हमारे परम मित्र और स्नेही उमाशंकर जी दीक्षित पटना आए थे। उन्होंने मेरे संबंध में कुछ अच्छी बातें कही, साथ साथ कई प्रश्न उन्होंने उठाए। मेरा उनका बहुत पुराना संबंध है। 32-33 का जो आंदोलन चला था उसमें वह अंडरग्राउंड बम्बई के बम्बई में ही वह रहते थे, अंडरग्राउंड नेता थे। और सदानंद जी ने, जो कि फ्री प्रेस के मालिक भी थे, उनकी स्थापना की थी। उन्होंने उनको ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा था। ब्रेन ऑफ बॉम्बे, ये शब्द याद रखेंगे आप लोग। मुझे भी कोई बड़ी पदवी दी थी, पर मैं अपनी प्रशंसा नहीं करूंगा। उस समय दीक्षित जी से हमारा परिचय और हमारी घनिष्ठता, मित्रता हुई। और अंडरग्राउंड जमाने की जो मित्रता होती है
वह ठोस होती है, चाहे हम कहीं रहें वह कहीं रहें, ठोस रहती है। उसके बाद हम एक दूसरे के मित्र आज तक बने हुए हैं। कुछ ऐसे मित्र हैं जिनके भाव अच्छे थे। हमारे पुराने मित्र जो सोशलिस्ट पार्टी में थे या जो नहीं भी थे, चाहते हैं कि जयप्रकाश नारायण और इंदिरा जी में कुछ मेल मिलाप हो जाए। अर्थात यह बातचीत के दौरान बता रहे हैं कि कई इनके चाहने वाले लोग हैं जो यह चाहते हैं कि जयप्रकाश नारायण और इंदिरा जी में मेल मिलाप हो जाए, जबकि जयप्रकाश नारायण जी का यह कहना है कि मेल मिलाप नैतिकता के आधार पर होगी। यदि नैतिक लड़ाई है उसमें मेल मिलाप कैसा? तो मित्रों, मेरा किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है, किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है, चाहे वह इंदिरा जी हों या कोई हो। हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। जो कार्य गलत होंगे, जो नीति गलत होगी, जो सिद्धांत प्रिंसिपल्स गलत होंगे, जो पॉलिसी गलत होगी, चाहे वह कोई भी करे, मैं विरोध करूंगा, अपनी अकल के मुताबिक करूंगा। हम लोग इनकी तरह नौजवान थे। यह अपने छात्र संघर्ष समिति के नौजवानों से रूबरू होकर कहते हैं कि हम लोग इनकी तरह नौजवान थे उस जमाने में, लेकिन यह जरूरत होती थी हम लोगों की कि बापू के सामने हम यह कहते थे कि हम नहीं मानते हैं बापू यह बात। और बापू में इतनी महत्ता थी, अर्थात महानता थी, कि बुरा नहीं मानते थे, फिर भी बुलाकर हमें प्रेम से समझाते थे। तो उनकी भी आलोचना की है मैंने। उस जमाने में तो मैं घोर मार्क्सवादी था, बाद में लोकतांत्रिक समाजवादी बना, किंतु बापू की मृत्यु के बाद कई वर्षों के बाद 1954 में मैं सर्वोदय आया, गया बिहार में। जवाहरलाल जी थे, एक बड़े भाई थे। यह जवाहरलाल नेहरू को याद करते हैं। जवाहरलाल जी थे, एक बड़े भाई थे। मैं उनको भाई ही कहता था। उनका बड़ा स्नेह था हमारे ऊपर। पता नहीं क्यों वह मुझे मानते बहुत थे। मैं उनका बड़ा आदर और प्रेम करता था, लेकिन उनकी कटु आलोचना करता था। उनमें भी बड़प्पन था। अक्सर तो उन्होंने हमारी आलोचनाओं का बुरा नहीं माना, लेकिन पटना फायरिंग पर जो मैंने बयान दिया था, मैं मानता हूं कि बहुत सख्त भाषा का मैंने प्रयोग किया था। उस पर वह बहुत नाराज हुए। लाल बहादुर जी ने कश्मीर के मामले में जो कुछ किया, मैंने उनकी भी आलोचना की, उनको तार भी दिया कि यह बहुत गलत किया है आपने। इससे कश्मीर के सवाल को हल करने में आपको दिक्कत होगी। थोड़े ही दिनों में, 18 महीनों में वह चल बसे। देश का दुर्भाग्य है। मित्रों, आप देखेंगे कि इस पूरे भाषण में हम यह देखते रहते हैं, इनके भाषण में आप यह महसूस करेंगे कि अपने समकालीन, अर्थात इनके साथ जिनको देखकर इन्होंने सीखा राजनीति करनी, जैसे गांधी जी ये चर्चा कर रहे हैं, या जवाहरलाल नेहरू, इन सभी के साथ काम करने का इनका अनुभव था। लेकिन यह जिसके साथ भी इन लोगों ने काम किया, इन्होंने काम किया, उनकी भी आलोचना करने में तनिक भी देर नहीं लगाई। जैसा कि खुद बता रहे हैं कि महात्मा गांधी से किसी बात पर, किसी सिद्धांत पर यदि यह सहमत नहीं होते थे तो उनकी भी आलोचना करते थे, और आलोचना करते थे तो वाद विवाद होता था, बातचीत होती थी। यदि गांधी जी ने इनको मना लिया तो यह मान जाते थे, अन्यथा यह शालीनता से कहते थे कि मुझे आपकी यह नीति, यह सिद्धांत गलत लग रहा है बापू। फिर जवाहरलाल नेहरू जी का जिक्र यह करते हैं कि उनसे, हालांकि ये बताते हैं कि जवाहरलाल नेहरू एक बार बहुत नाराज़ हो गए थे, क्योंकि पटना फायरिंग जो हुई थी उस पर इन्होंने एक तीखा बयान दिया था जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध, तो उस पर वो नाराज़ हो गए थे। किंतु आलोचना करने में इन्होंने कभी कोताही नहीं बरती।
लाल बहादुर शास्त्री का जिक्र करते हैं कि कश्मीर के मामले पर इन्होंने आलोचना भी की और तार भी लिखा कि आपने ये गलत किया है, इससे कश्मीर का मामला और उलझेगा। तो ये खूबसूरती थी हमारे नेताओं की कि वह अपने समकालीन या अपने से वृद्ध लोगों की भी आलोचना करते थे और उनकी महानता होती थी कि वह उन आलोचनाओं को सुनते थे और एक हद तक कोशिश करते थे समझाने की। अगर वह एक तरह से अंग्रेजी में कहें तो कन्विंस हो जाते थे तो बात मान लेते थे। तो ये खूबसूरती थी। आइए आगे देखते हैं। आगे लिखते हैं, इंदिरा जी से मेरे जो मतभेद हैं वे जवाहरलाल जी के साथ जो मतभेद थे उससे कहीं ज़्यादा गंभीर और सीरियस हैं। जवाहरलाल जी से परराष्ट्र नीतियों के संबंध में, स्वराष्ट्र के संबंध में अधिक उनसे हमारा मतभेद नहीं था। तिब्बत के मामले में मतभेद था, चीन के मामले में था, हंगरी के मामले में था। और मैं कोई गर्व नहीं कर रहा हूं, मैंने उस समय जो आलोचना की, हंगरी के मामले में जो कुछ कहा, जवाहरलाल जी को बाद में मानना पड़ा। तिब्बत के बारे में मेरी बात तो नहीं मानी उन्होंने, लेकिन जब चीन ने उनको धोखा दिया तो उस धोखे के कारण उनके हृदय पर ऐसी चोट लगी कि 2 बरस में चले गए, संभल नहीं सके। ऐसा घाव लगा जब चीन ने आक्रमण कर दिया। वह कभी उम्मीद नहीं करते थे, आशा नहीं करते थे कि चीन ऐसा करेगा। थोड़ी इनकी भी गलती थी। तो परराष्ट्र नीतियों के संबंध में मतभेद था उनसे, अंतर्देशीय प्रश्नों में नहीं था उनसे मतभेद। यानी कि जवाहरलाल नेहरू के साथ के अपने संबंध के बारे में बताते हैं कि मैं उनकी आलोचना करता था, तो उनकी आलोचना का विषय जवाहरलाल नेहरू जी को लेकर परराष्ट्र अर्थात अन्य देशों के साथ जो संबंध थे, विदेशी संबंध, उस पर यह चर्चा करते थे, उस पर आलोचना करते थे। इन्हें लगता था कि जवाहरलाल नेहरू जी की नीतियों में विदेशों के साथ जो संबंध है उसमें सहज नहीं है, वो सहज नहीं है। जैसे इन्होंने कहा कि तिब्बत के मामले में उन्होंने बताया, हंगरी के मामले में, तो अलग अलग। लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी के साथ देश के अंदर के मामलों में मतभेद इनका नहीं था। लेकिन इंदिरा जी के बारे में क्या है, आइए हम देखते हैं। अब एक बात लीजिए जिसके चलते बहुत ज़्यादा करप्शन राजनीति में है, वह क्या है? इलेक्शन का खर्चा, चुनाव का खर्चा। करोड़ों रुपए वे चुनाव पर खर्च करेंगे। एक तरफ गरीबी हटाओ का नारा लगाएंगे, समाजवाद का नारा लगाएंगे, और यह सब रुपया ब्लैक मार्केटियर लोगों से आप इकट्ठा करेंगे। अनअकाउंटेड मनी, करोड़ों रुपए जिसका कोई हिसाब नहीं, कोई किताब नहीं। आज से नहीं, बरसों से मैं पुकार रहा हूं कि भाई इस चुनाव की पद्धति में आमूल परिवर्तन होना चाहिए, चुनाव का खर्च कम करना चाहिए। अगर चाहते हैं आप कि गरीब उम्मीदवार खड़ा हो सके, मजदूर उम्मीदवार खड़ा हो सके, किसान उम्मीदवार खड़ा हो सके, गरीब पार्टी जो गरीब की पार्टी है वह अपने उम्मीदवार खड़ा कर सके। सुनता है कोई? प्रेस रिपोर्टों से पता चलता है कि इस आंदोलन के द्वारा मैं दलविहीन लोकतंत्र की स्थापना करना चाहता हूं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, दलविहीन लोकतंत्र। दलविहीन लोकतंत्र सर्वोदय विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है और उस विचार का प्रचार पिछले वर्षों से मैं करता रहा हूं और ग्राम सभाओं के आधार पर दलविहीन प्रतिनिधित्व स्थापित हो सके इसका प्रयत्न भी करता रहा हूं। परंतु वर्तमान आंदोलन के संदर्भ में मैंने दलविहीन लोकतंत्र का जिक्र कतई नहीं किया है। फिर भी मेरे पुराने विचार को लेकर जनता में, विशेषकर बुद्धिजीवियों में काफ़ी भ्रम फैलाया गया है। केवल अपने कम्युनिस्ट भाइयों के भ्रामक प्रचार की सफाई के लिए इतना ही कहूँगा कि दलविहीन लोकतंत्र तो मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में से है, यद्यपि वह उद्देश्य दूर का है। यानी बहुत जल्दी
प्राप्त होने वाला नहीं है। मार्क्सवाद के अनुसार समाज जैसे जैसे साम्यवाद की ओर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे राज्य या स्टेट का क्षय होता जाएगा, यानी समाप्ति होती जाएगी। न राज्य होगा न स्टेट होगा, और अंत में एक स्टेटलेस सोसाइटी कायम होगी। वह समाज अवश्य ही लोकतांत्रिक होगा, बल्कि उसी समाज में लोकतंत्र का सच्चा स्वरूप प्रकट होगा, और वह लोकतंत्र निश्चय ही दल विहीन होगा। जब स्टेटलेस सोसाइटी शासन मुक्त समाज बनता जाता है तो वह शायद ही दलयुक्त होगा। आश्चर्य है कि कम्युनिस्ट बंधुओं को अपने इस मूल सिद्धांत का विस्मरण हो गया है, अर्थात भूल गए हैं वो कि मार्क्सवाद में, कम्युनिज्म में क्या सिस्टम है दलविहीन लोकतंत्र का। वो उसकी मेन परिभाषा से ही पीछे हट गए हैं। जहां तक वर्तमान आंदोलन का प्रश्न है, मेरी या अन्य किसी की, न छात्रों की, न विपक्षी राजनीतिक दलों की, न सर्वोदय सेवकों की यह कल्पना है कि इसमें से दल विहीन लोकतंत्र पैदा होगा। विधानसभा का विघटन हो जाएगा तो 6 महीने या वर्ष भर में फिर चुनाव होंगे, जो वर्तमान कानून या चुनाव प्रणाली के अनुसार होंगे। विधानसभा के विघटन से संभावना तो यही है कि वर्तमान कानून तथा नियम आदि के अंतर्गत ही पुनर्निर्वाचन होगा। इसलिए प्रश्न उठता है, जैसा कि पिछले सप्ताहों में कई बार उठा भी है, कि उस हालत में विधानसभा के विघटन से क्या लाभ होगा। मुझे खेद है, इसका उत्तर पिछले दिनों मैंने बार बार दिया है, पर उसको समझने की कोशिश थोड़े लोगों ने ही की है। इसीलिए बार बार मुझसे यह सवाल होता है कि जयप्रकाश नारायण वर्तमान चुनाव पद्धति और विधानसभा के चुनाव का कौन सा विकल्प पेश कर रहे हैं। मेरा अपना विकल्प चूंकि नए ढंग का है, जो घिसे पिटे राजनीतिक चिंतन से भिन्न है, इसीलिए यह लोगों की समझ में नहीं आता। अगर मैं यह कह दूं कि मेरा विकल्प यह है कि मैं इस आंदोलन और संघर्ष में से एक नई पार्टी का निर्माण करूंगा, तो सब लोग मेरी बात आसानी से समझ लेंगे और उसके बाद मेरी आलोचना शुरू हो जाएगी कि यह आदमी केवल अपनी सत्ता के लिए छात्रों और जनता के आंदोलन का दुरुपयोग कर रहा है। लेकिन जब मैं कोई नई बात कहता हूं तो उसको समझने की कोशिश कम होती है या होती ही नहीं है। तो क्या है मेरा कहना? संक्षेप में यह है कि आज की परिस्थिति में आम जनता को, आम मतदाता को केवल इतना अधिकार प्राप्त है कि वह चुनाव में अपना मतदान करे, परंतु मतदान प्रक्रिया न तो स्वच्छ और स्वतंत्र होती है, न उम्मीदवारों के चयन में मतदाताओं का हाथ होता है, और न चुनाव के बाद अपने प्रतिनिधियों पर उनका कोई अंकुश ही रहता है। मैं इन दोनों कमियों को दूर करने का प्रयत्न कर रहा हूं। इसमें आप देखें कि पहले हिस्से में यह बताते हैं कि लोगों ने इन पर आरोप लगाया है कि यह एक दलविहीन लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते हैं। दलविहीन लोकतंत्र, जैसा कि ये बताते हैं कि मार्क्सवाद का मूल उद्देश्य है, अर्थात स्टेटलेस सोसाइटी जैसा हो, जिसमें स्टेट या राज्य की भूमिका न हो, न के बराबर हो या न ही हो। लेकिन यह बताते हैं कि नहीं, यह आंदोलन, जो वर्तमान आंदोलन मैंने प्रारंभ किया है, वह दल विहीन लोकतंत्र की स्थापना के लिए नहीं है। यह विधानसभा के विघटन की बात है, और विघटन होगा और एक नई और लोकतांत्रिक समाजवादी सरकार ही आए, लेकिन उसका स्वरूप थोड़ा चेंज हो जाए। यह भी बताते हैं कि चुनाव प्रक्रिया, यह वर्तमान में, उस समय की वर्तमान की पद्धति जो चुनाव प्रक्रिया की चल रही थी, उसकी भी आलोचना करते हैं कि जो चुनाव प्रक्रिया चल रही है वह सही नहीं है। तो लोग कहते हैं कि आखिर
आप बताइए कौन सी चुनाव प्रक्रिया होनी चाहिए। तो यह पेश करते हैं कि चुनाव प्रक्रिया में हम देखते हैं कि मतदाताओं को केवल इतना अधिकार प्राप्त होता है कि वह मत दे सके। मतदाता को यह अधिकार नहीं है कि कौन सा उम्मीदवार खड़ा होगा ये चयन कर सके। जैसे उम्मीदवार खड़ा होते हैं तो अपनी मर्जी से होते हैं, लेकिन उम्मीदवार कौन खड़ा होगा इसकी जिम्मेवारी भी और इसका भी चयन करने का अधिकार मतदाता के पास होना चाहिए। दूसरा ये कहते हैं कि यदि कोई उम्मीदवार जीत जाता हो चुनाव होने के पश्चात, तो उस पर भी पूरी तरह से अंकुश मतदाताओं का हो, यानी वह देख रेख कर सके। और इसके लिए बड़ी अच्छी पद्धति बताते हैं, वो आगे के भाषण में आप देखेंगे। अपना देश पिछड़ा हुआ है, इसलिए बावजूद इसके कि हमने लोकतंत्र की स्थापना की है, विकसित देशों के लोकतांत्रिक समाज में जो प्रतिप्रभावी शक्तियां यानी परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करने वाली शक्तियां होती हैं, जनमत का जो प्रबल प्रभाव प्रतिनिधियों पर निरंतर पड़ता है, जो स्वतंत्र और साहसी प्रेस पत्र पत्रिकाओं के रोल होते हैं, शिक्षित समुदाय का जो वैचारिक और नैतिक असर होता है, इस सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का यानी जनता और शासन के बीच की संरचना का नितांत अभाव है। ऐसी स्थिति में हमारा लोकतंत्र केवल नाम मात्र का रह जाता है। इस पूरी अंतरिम संरचना का इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण तो एक दिन में हो नहीं सकता है, परंतु उसके अभाव में आम जनता या मतदाता मतदान के सिवा कोई भी पार्ट अदा नहीं कर सकता, जिसके परिणाम स्वरूप मंत्री तथा विधायक निरंकुश और स्वच्छंद हो जाते हैं और जनता का किसी प्रकार का अंकुश उन पर नहीं रहता, सिवाय इस भय के कि अगले चुनाव में जनता यदि चाहे तो उनको वोट नहीं दे, परंतु यह भी रुपया, जाति, बल प्रयोग, मिथ्याचरण आदि के कारण निष्प्रभ हो जाता है। अब चूंकि प्रदेश के छात्र, युवक और सर्वसाधारण जनता जागृत हो गई है, वह आगे बढ़ रही है और कुछ नया चाहती है, वर्तमान परिस्थिति में परिवर्तन चाहती है। अतः इस परिस्थिति का लाभ उठाकर मैं चाहूँगा कि आज जो असंगठित जनता है उसमें ऐसी शक्ति आ जाए कि वह सही आदमी का चुनाव कर सके तथा चुनाव के बाद अपने प्रतिनिधियों के आचरण पर यथासंभव अंकुश रख सके। इस संबंध में मेरे कुछ सुझाव हैं। एक तो यह है कि जब विधानसभा का अगला चुनाव हो तो हमारी छात्र संघर्ष तथा जन संघर्ष समितियां मिल करके आम राय से अपना उम्मीदवार खड़ा करें, अथवा जो उम्मीदवार खड़े किए जाएं उनमें से किसी को मान्य करें। यदि इन समितियों के बीच आम राय नहीं होती है तो हम कोई ऐसा रास्ता बनाएंगे जिससे आपस में फूट हुए बगैर ये समितियां अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकेंगी या किसी एक उम्मीदवार को अपनी मान्यता दे सकेंगी। इस प्रकार के चुनाव में जनता का एक बहुत बड़ा पार्ट होगा, यानी जनता और छात्रों की संघर्ष समितियां उम्मीदवार के चयन में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगी। दूसरी बात यह है कि जो भी उम्मीदवार अमुक चुनाव क्षेत्र से जीतेगा उसके भावी कार्यक्रमों पर कड़ी निगरानी रखने का काम ये संघर्ष समितियां करेंगी और अगर उस क्षेत्र का प्रतिनिधि गलत रास्ता पकड़ता है तो उनको इस्तीफा देने को बाध्य करेंगी। इस प्रकार से जनता का अंकुश इन लोगों के ऊपर होगा और आज की तरह उच्छृंखल, आज की तरह निरंकुश और स्वच्छंद वे नहीं रह पाएंगे। इस सिलसिले में एक बात और स्पष्ट करना आवश्यक है कि जो संघर्ष समितियां छात्रों की या जनता की बन गई हैं या बन रही हैं, उनका काम केवल शासन से संघर्ष करना ही नहीं है, बल्कि उनका काम तो समाज के हर अन्याय और अनीति के विरुद्ध संघर्ष करने का होगा।
और इस प्रकार से इन समितियों के लिए बराबर एक महत्वपूर्ण कार्य रहेगा। गांव में छोटे अफसरों या कर्मचारियों की, चाहे वे पुलिस हों या अन्य किसी प्रकार के घूसखोरी चलती हो, उसके खिलाफ तो संघर्ष रहेगा ही। साथ साथ जिन बड़े किसानों ने बेनामी या फर्जी बंदोबस्तियां की है, उनका भी विरोध ये समितियां करेंगी और उनको दुरुस्त करने के लिए संघर्ष करेंगी। गांव में तरह तरह के अन्याय होते हैं। मेरी कल्पना है कि ये समितियां उन अन्यायों को भी रोकेंगी। इस प्रकार से जनता की या छात्रों की ये निर्दलीय संघर्ष समितियां स्थायी रूप से कायम रहेंगी और केवल लोकतंत्र के लिए ही नहीं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक, नैतिक क्रांति के लिए अथवा संपूर्ण क्रांति के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करेंगी। इस प्रकार से भाषण का अंत होता है। आप देखते हैं कि अंत में ऐसा नहीं है कि वह एक प्रश्न पर छोड़ते हैं, उसका वह विकल्प भी देकर जाते हैं। भाषण में ही कहते हैं कि चुनाव पद्धति में बदलाव आनी चाहिए। संघर्ष समितियां, छात्र समितियां जो है, उनका पूरा अंकुश होना चाहिए। उम्मीदवार के चयन से लेकर वह जब अपने क्षेत्र में काम करेंगे तो उन कामों की निगरानी भी करने का दायित्व संघर्ष समितियों पर होगा। और यदि वह जनता के कामों को करने के अलावा किसी गलत दिशा में मुड़ रहे हैं तो उन पर अंकुश रखना और उन्हें इस्तीफा देने के लिए बाध्य करने का भी काम छात्र समितियों और जन संघर्ष समितियों का होगा। ये इस प्रकार से एक आदर्श व्यवस्था की कल्पना उन्होंने की है। हालांकि हम सभी जानते हैं कि यह फलीभूत हो नहीं पाया जिस रूप में जयप्रकाश नारायण जी चाहते थे, लेकिन यही हमारे पाठ में इस भाषण का अंश मौजूद है। यदि आप चाहते हैं कि यह भाषण आप पूरा पढ़ें तो जैसा कि इस पाठ के प्रारंभ में ही बताया गया था कि यह एक पत्रिका के रूप में है, आप उसे ज़रूर पढ़ें। और जयप्रकाश नारायण पर एक बहुत प्रसिद्ध लेखक, रचनाकार धर्मवीर भारती ने कुछ पंक्तियाँ लिखी है। आइए उन पंक्तियों से ही इस पाठ को अंतिम दिशा हम प्रदान करेंगे। आइए पढ़ते हैं धर्मवीर भारती की पंक्तियाँ। खलक खुदा का, खलक खुदा का, मुल्क बादशाह का, हुक्म शहर कोतवाल का। खलक खुदा का, मुल्क बादशाह का, हुक्म शहर कोतवाल का। हर खासो आम को आगाह किया जाता है कि खबरदार रहें, खबरदार रहें और अपने अपने किवाड़ों को अंदर से कुंडी चढ़ाकर बंद कर लें। गिरा लें खिड़कियों के पर्दे, गिरा लें खिड़कियों के पर्दे और बच्चों को बाहर सड़क पर न भेजें, क्योंकि एक 72 बरस का बूढ़ा आदमी अपनी कांपती कमज़ोर आवाज़ में सड़कों पर सच बोलता हुआ निकल पड़ा है, सड़कों पर सच बोलता हुआ निकल पड़ा है। हम आशा करते हैं कि यह पूरा भाषण, क्रांतिकारी भाषण, आपको बहुत अच्छा लगा होगा और यह अंतिम में यह कविता आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इस पाठ के अगले भाग में हम इस पाठ में आए अभ्यासों को पढ़ेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।